Bismillahirrahmanirrahim. We welcome you all on behalf of Maths Box. Today we are here to proceed the next lecture, that is lecture number 4 of numerical analysis. आज जो लेक्चर हमने डिलीवर करना है वो बेसिकली मेथड्स हमने पढ़ने हैं लीनियर इक्वेशन को। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस के मेथड्स की डिटेल आपको दी है। इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर बात करनी है। methods to solve system of linear equations। हमने बेसिकली मेथड्स डिस्कस करने हैं लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था सिस्टम में एटलीस्ट आपको कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। और लीनियर इक्वेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है और जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो 1 होती है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिख रही हूँ ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखूंगी उसको बेसिकली आप लीनियर फंक्शन का नाम देते हैं। मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होंगी उसको आप लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, उसको आप लीनियर फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, अब मेरा टॉपिक बेसिकली लीनियर इक्वेशन नहीं है। मेरा टॉपिक लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में वो है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन आप बेसिकली ओडीई वगैरह में पढ़ लेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आप पढ़ लेंगे। वैसे लीनियरिटी के बारे में तकरीबन हर बंदे को पता होता है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस तरह का सिस्टम लेते हुए उसको सॉल्व करना है। अच्छा, सिस्टम मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ जाने से पहले ना यहाँ थोड़ी सी डिटेल दे रही हूँ, वो आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, कहता है आपने सिस्टम लेना है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसकी इक्वेशन की राइट साइड पर आपके पास 0 के अलावा कोई नंबर है। ठीक है, वैसे होमोजीनियस इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की जो डेफिनेशंस हैं वो आपको मेथड की प्लेलिस्ट में या ओडीई की प्लेलिस्ट में डिटेल से मिल जाएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल ये रिमार्क की फॉर्म में लिख लें। यहाँ पर जो m है ये आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस है। नंबर ऑफ इक्वेशंस इस सिस्टम में कितनी इक्वेशंस है, और n आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। कहता है कि अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं तो वेरिएबल्स भी 2 होने चाहिए, 3 इक्वेशंस हैं तो वेरिएबल भी 3 होने चाहिए। अगर ये होता है और फिर साथ में आपके पास क्या आ जाता है, जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनती है उसका डिटर्मिनेंट या तो नॉट इक्वल्स टू 0 आ सकता है या फिर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ सकता है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो आपने याद रखना है नॉन होमोजीनियस के लिए यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये भी पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो फिर आपके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो तब केस बनता है जब m इज इक्वल्स टू n आए। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या हो जाए, m ग्रेटर देन n हो जाए, मतलब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है। ठीक है, तो फिर भी आपके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर इन केस ये रिलेशन मान जाए कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं तो फिर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। उस सिस्टम के क्या आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको बेसिकली इस लेक्चर में मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कम से कम मेरे पास 2 इक्वेशंस होंगी और वो लीनियर होंगी और इनको मैंने सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिकली 2 तरह के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं जरा आप इनको देख लें। यहाँ पर
जो पहला मेथड जिस कैटेगरी में जाता है, चलो मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ कि मैं इनके डिफरेंसेस भी इधर ही कोट कर दूंगी, ठीक है। जो पहला मेथड होता है उनको आप कहते हैं कि वो आपके पास डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। और जो दूसरे मेथड्स होते हैं उनको आप आइटरेटिव मेथड या इनडायरेक्ट मेथड्स कहते हैं। मतलब जो पहला मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट इसको कहते हैं, या इसको आइटरेटिव मेथड भी कहते हैं। आइटरेटिव मेथड मतलब ये दोनों तरह की टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मतलब जब आपको एक दो से ज्यादा, कम से कम दो इक्वेशन दी हो, 3 4 5, और उनको इकट्ठा आपने सॉल्व करना हो, तो फिर आप या डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं या आप इनडायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। अब जो आपके पास डायरेक्ट अप्रोच होती है उसका क्या मतलब होता है, और इनडायरेक्ट या आइटरेटिव मेथड्स जो होते हैं उनका क्या मतलब होता है, पहले वो समझ लें, फिर उसके बाद हम इसमें जो जो डायरेक्ट मेथड्स आएंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगी, और जो आइटरेटिव मेथड्स होंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, उसका सबसे जो अच्छी बात होती है वो आपको क्या देता है, गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ रूट्स देते हैं, ठीक है। इन 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 अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब थोड़े से स्टेप्स करते हैं आप, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको वो आप एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो क्रैमर रूल में आपने एक्स वाई जेड में अगर आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में है, तो आपको एक्स निकालने का फार्मूला पता है, वाई निकालने का, जेड निकालने का फार्मूला। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड में आप फार्मूला एक दफा लगाते हैं और आपके पास आंसर मिल जाता है। आप ब्रैकेट में बेशक लिख लीजिएगा कि फार्मूला गिवन होता है आपको, ठीक है। दूसरा आइटरेटिव मेथड, ये आपकी तमाम के तमाम जो रूट्स होते हैं एक्स वाई जेड, वो तमाम के तमाम इकट्ठे एट अ सेम टाइम निकाल लेता है, अलग अलग नहीं। मतलब ये नहीं होता कि आपके पास एक्स आया तो देन आप थोड़ी देर बाद में वाई आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में जेड आ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हो रहे नहीं करते होते, इसलिए आप सेम टाइम पर क्या कर लेते हैं, सारी की सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। डिटरमाइंस all the roots at a same time, एक ही वक्त में निकाल सकते हैं आप। थर्डली, इसमें कोई राउंड ऑफ एरर मौजूद नहीं होता, ठीक है। नो राउंड ऑफ एरर। रीजन ये होता है कि आपके पास ये वैल्यूज आगे इस्तेमाल नहीं होती, जो निकल आती लास्ट में वही आपका आंसर होता है, हमने उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करना होता। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 5/2 आया हुआ है तो वो 5/2 एक ही स्टेप में आंसर में कंसीडर होगा, उसको हमने आगे इस्तेमाल करना है, तो फिर राउंड ऑफ करके या कोई डेसिमल पॉइंट को हम राउंड ऑफ करके, तो आगे हमारा एरर आता है। जब इसमें राउंड ऑफ करके वो आगे वैल्यूज इस्तेमाल ही नहीं होनी, तो इसमें राउंड ऑफ एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये इजीली अप्लाई किया जा सकता है, कैन इजीली बी अप्लाइड। ये आपसे पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये याद रखिएगा, कैन इजीली अप्लाई टू लार्ज सिस्टम, बड़े सिस्टम पर आप ये लगा सकते हैं आसानी से, टू लार्ज सिस्टम, ठीक है। उसके बाद लेस टाइम टेकन इसके लिए होता है, वक्त भी कम लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज को बार बार नहीं निकालना पड़ता, एक ही दफा जो निकल आती हैं वही आपके रूट्स होते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास टाइम भी इसको कम लगता है। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम होता है इसको आप क्या कहते हैं, एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ,
एनालिटिक मेथड, ठीक है। और इन मेथड से जो सोल्यूशन आए होते हैं उनको हम एनालिटिक सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स को आइटरेटिव मेथड्स भी कहते हैं, इसको आप अप्रोक्सीमेट मेथड्स भी कहते हैं, अप्रोक्सीमेट। और इन मेथड से जो आपके पास जवाब आते हैं, मीन सॉल्यूशंस आते हैं, उनको आप अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस कहते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं? ये आपको एग्जैक्ट वैल्यूज देते हैं या आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देते हैं। ये क्या करते हैं? गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते। और इसमें हमें आइट्रेशन यूज करनी पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूटन राफसन मेथड लगाया है या गॉस सीडल मेथड लगाया है, तो एक दफा आपने निकाला तो आपको अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिला, फिर आपने दोबारा आइट्रेशन की तो आप मजीद बेहतरी की तरफ गए, फिर तीसरी आइट्रेशन की तो मजीद बेहतरी की तरफ गए। मतलब आप हतमी आंसर पहली वाली आइट्रेशन का आंसर नहीं कंसीडर करते, ठीक है। वो क्या करता है? आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देता है और फिर आप आइट्रेशंस बार बार फार्मूला को रिपीट करके ना, जो आंसर्स पहले आए होते हैं उनको बार बार इस्तेमाल करके अगली वाली आइट्रेशंस में तो आप अपने सोल्यूशन को बेहतर बनाते हैं। वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होता है, उसमें बेहतरी के चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तमाम की तमाम वैल्यूज इकट्ठी नहीं डिटरमाइन करता। यहाँ पर लिखा हुआ ना, डिटरमाइन ऑल द रूट्स एट द सेम टाइम, एक्स वाई जेड तमाम की वैल्यूज एट द सेम टाइम निकाल लेता है, लेकिन ये एट द सेम टाइम निकालता है या एक की या दो की, इससे ज्यादा की नहीं निकाल पाता। मतलब डिटरमाइंस वन और टू रूट्स एट द सेम टाइम, एक वक्त में एक या दो आंसर। फॉर एग्जाम्पल आपने गॉस सीडल मेथड लगाया तो पहले अगर आपको एक्स की आंसर मिले, फिर देन आपको वाई का मिलेगा, देन आपको जेड का मिलेगा। इस तरीके से एट अ टाइम आपको इकट्ठे नहीं मिलते होते आंसर्स, एक एक दो दो करके मिलते होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, वो कहता है नो राउंड ऑफ एरर, क्योंकि हमने इनको आगे इस्तेमाल ही नहीं करना होता। यहाँ पर तो हमने आगे इस्तेमाल करना है, इसका मतलब है यहाँ राउंड ऑफ एरर होता है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ आइट्रेशन ज्यादा करते हैं वो एरर खुद ही मिनिमाइज होता चला जाता है। इस वजह से ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स या आइट्रेटिव या अप्रोक्सीमेट मेथड्स होते हैं ना, इनको सेल्फ करेक्टिंग मेथड्स भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। ये सेल्फ करेक्टिंग होती है, राउंड ऑफ एरर, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। राउंड ऑफ एरर एग्जिस्ट करता है, राउंड ऑफ एरर एग्जिस्ट बट लेस इफेक्टिव। मतलब उसका इफेक्ट निग्लिजिबल सा होता है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन शर्त ये है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस अगर आप ज्यादा करेंगे तो तब राउंड ऑफ एरर क्या होता जाएगा? मिनिमाइज होता जाएगा। सेल्फ करेक्टिंग मेथड्स इसको कहते हैं। इस क्या होता है, यहाँ पर हमने कहा है कि इसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं लार्जर सिस्टम में, इसको हम इजीली अप्लाई नहीं कर सकते लार्जर सिस्टम में। इसको हम कंप्यूटर, ये बाय हैंड अप्लाई किए जा सकते हैं इजीली, लेकिन ये जो मेथड्स हैं इनको अगर आपने लार्जर सिस्टम पर अप्लाई करना है तो देन आपको कंप्यूटिंग मशीन चाहिए होती है, मींस कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है, कंप्यूटर रिक्वायर्ड लार्जर सिस्टम के लिए, ठीक है। वैसे तो बुक्स में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो हाथ से किए होंगे, लेकिन लार्जर सिस्टम के लिए बात कर रही हूँ, कंप्यूटर रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम, ठीक है, टू सॉल्व लार्जर सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, कहता है लेस टाइम। अगर इसको लेस टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली इसको क्या लगेगा? मोर टाइम एज कंपेयर टू, मोर टाइम देन लिख लेते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू, इतनी तो जगह ही नहीं है, देन डायरेक्ट मेथड। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अप्रोचेज इस्तेमाल होती हैं। अब आपके पास ये डिफरेंट एमसीक्यूज बन गए हैं, इनको आप तैयार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट क्या है, एनालिटिक क्या है, अप्रोक्सीमेट क्या है, डायरेक्ट सोल्यूशन क्या है, एनालिटिक सोल्यूशन क्या है, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन क्या है, आइटरेटिव मेथड्स क्या होते हैं, दोनों को कहाँ कहाँ लगाते हैं, और इनकी आप जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिएगा।
इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ। इनकी एग्जांपल्स में हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ने हैं, ठीक है, और फिर उन सब की एक एक करके मैं डिटेल्स दे दूंगी, ठीक है, उसके अल्टरनेटिव नेम्स वगैरह क्या होते हैं। सबसे पहले जो यहाँ आपने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा होगा, बहुत फेमिलियर है, 9th-10th लेवल पर आपको सिखा देता है, वो मेथड है आपके पास मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, इनवर्स निकाल के आप सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने, मैंने बताया होगा कि नॉन होमोजेनियस पर मैं डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है। क्रैमर रूल लगाते हैं, क्रैमर्स रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी डायरेक्ट मेथड में होता है। उसके बाद आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये भी आपके पास डायरेक्ट अप्रोच में आता है। उसके बाद आपके पास मेथड्स आते हैं जिनको आप एलयू मेथड्स कहते हैं। उसमें सबसे पहले क्राउड्स रिडक्शन मेथड होता है। लेक्चर को आपने लास्ट तक सुनना है लाजमन, क्योंकि बाद बुक में ये जो क्राउड्स मेथड है, चुलेस्की मेथड है और डूलिटल मेथड है, इनको सेम मेथड्स कहा हुआ है, लेकिन ये सेम नहीं है, इनका डिफरेंस आपको आज के लेक्चर में पता चलेगा। चुलेस्की मेथड, उसके बाद आपके पास डूलिटल मेथड, ठीक है। ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट अप्रोच या एनालिटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड्स कहलाते हैं। उसके अलावा जो आपके पास इनडायरेक्ट अप्रोच में आएंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच में आपके पास आएगा जैकोबीज मेथड और आपके पास आ जाएगा गॉस सीडल मेथड। अच्छा, अब याद रखना है कि मैंने हेडिंग क्या बनाई है, मैंने लीनियर इक्वेशंस बनाई है। इसके बाद रिलैक्सेशन सिस्टम्स, रिलैक्सेशन मेथड्स आते हैं, वो लीनियर के लिए नहीं, साथ में नॉन लीनियर भी होता है, इसलिए मैंने उसको इस लेक्चर का हिस्सा नहीं बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट मेथड्स लिखेंगे और उनके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, उनकी क्या क्या बातें अपने अपने माइंड में रखनी है, वो सारा लिखते हैं। तो मूव करते हैं अपने पहले मेथड की तरफ। सबसे पहला मेथड जो आपने डायरेक्ट मेथड्स में पढ़ना है वो है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि आपको कमीशन के लिए एक मेथड का अल्टरनेटिव नेम लाजमन मालूम होना चाहिए। तो जो इसका इनवर्स मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड है, इसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो आपके पास क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइम इंटीग्रेशन मेथड, ये इसका दूसरा नाम है। हम लोग इस मेथड से फेमिलियर हैं, इस नेम से मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस मेथड का एक ही नाम है, लेकिन इसको इम्प्लिसिट टाइम इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। दोनों का नाम मतलब दोनों का मतलब एक ही होगा। अच्छा, इसका जो एल्गोरिदम होगा ना, वो मतलब आपको कॉमन स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि ये मेथड है और इसके एल्गोरिदम में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, क्या पहला आता है फिर एक कोई गलत अंदर डाल दिया जाता है। तो हमें एल्गोरिदम हर मेथड का पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। मतलब इसकी वर्किंग लिख लेते हैं इधर। वर्किंग में आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी जाती है। मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ नहीं सॉल्व करवाना, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ उसका मेन आइडिया देना है कि वो होता क्या है। सिस्टम में आपके पास बिलफर्स्ट 2 इक्वेशंस दी गई हैं, 3 इक्वेशंस दी गई हैं, 3 है तो 3 वेरिएबल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मैट्रिसेस क्रिएट कर लेनी है। इक्वेशन से 3 मैट्रिसेस निकाल लेनी है, एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स और एक आपने वेरिएबल की निकाल लेनी है, और एक जो राइट साइड पे कांस्टेंट्स होते हैं उनकी मैट्रिक्स निकाल लेनी है। तो मतलब सबसे पहले आपने क्रिएट करना है क्या,
मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाते हैं, साथ आप वेरिएबल की मैट्रिक्स बनाते हैं, और साथ आप कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। मतलब मैट्रिसेस बना लेते हैं जिसको आप इस तरह से लिखते हैं, ए, फिर साथ में आ जाता है एक्स, और यहां पर आ जाता है बी। एक्स इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, आपके पास जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होती है ना, आप उसका इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। जो कोफिशिएंट्स की आपने मैट्रिक्स बनाई होती है उसका आप क्या निकाल लेते हो, इनवर्स निकाल लेते हो। ठीक है, कोफिशिएंट्स वो कैसे निकलता है, इसी स्टेप से आप इधर एक्स रहने देते हो और आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ये जो इनवर्स निकला होता है इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती तो प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पर ए पहले है तो दूसरी साइड ए उसका इनवर्स भी पहले नंबर, मतलब आप लिखेंगे मल्टीप्लाई ए इनवर्स, और ये प्री मल्टीप्लाई है विथ मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स की जो आपके पास मैट्रिक्स है आप उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस ये ए इनवर्स बी। तो आपके पास यहाँ एक्स वाई जेड और ये सारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया और आपके पास डायरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड के, ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे ये आपके पास वर्किंग है इसकी। उसके बाद आपको ना इसके एडवांटेजेस पता होने चाहिए कि इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस कि एक एक इक्वेशन को अलग से सॉल्व करने के बजाय सारे सिस्टम को इकट्ठा लेके चलता है। क्योंकि आप उन्हें जब वेरिएबल कोफिशिएंट्स की मैट्रिसेस जब आप बना लेते हैं फिर आप उसका इनवर्स निकालते हैं, इसका मतलब है आप सारी की सारी इक्वेशंस को इकट्ठा डील करते हैं। ये उस तरीके से नहीं है, सब्स्टिट्यूशन के तरीके से नहीं है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 4 इक्वेशंस दी गई हैं तो आप एक को फिक्स करके बाकी सारों के साथ सॉल्व करेंगे तो उसको रिड्यूस करेंगे 3 में, फिर 3 में से एक इक्वेशन फिक्स करके बाकी 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो सिस्टम 2 इक्वेशंस में रिड्यूस हो जाएगा। उस तरीके से नहीं, आप इकट्ठा एट अ टाइम क्या करते हो, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे पड़ी होती है वैसे उठा के उस सारे को इकट्ठा सॉल्व करके इकट्ठा ही आंसर निकालते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप जब इसमें आप माइनर चेंजेस करते हैं ना तो आपको पूरा पूरा सिस्टम रिमूव नहीं करना पड़ता। ठीक है, जिस तरीके से दूसरे मैथड्स में होता है ना, बिलफर्ज अगर एक्स नॉट की वैल्यू एक्स की वैल्यू आपके पास 0.5 आ गई और अगले क्वेश्चन के लिए आपने 0.75 यूज करनी है तो क्वेश्चन आप नए सिरे से करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ये इनवर्स मेथड है ना, ये आपको ये एज देता है कि माइनर चेंज करने से आप मैट्रिसेस सेम लेते हैं, उसकी एंट्री सिर्फ चेंज कर दें तो ज्यादा मसला नहीं बनता। क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें दोबारा दोबारा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, मतलब सेम मैट्रिक्स को लेके डिफरेंट कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं। जो मैंने उर्दू में बोला आप इंग्लिश में खुद लिख लीजिएगा, मैं इसका थोड़ा सा हिंट लिख रही हूँ कि सेम मैट्रिक्स बट डिफरेंट कांस्टेंट्स लेके आप नया सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब व्हेन अ माइनर चेंज टू अ सिस्टम देयर इज नो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, उसको नए सिरे से या पुराने वाले सिस्टम को डिलीट करने की जरूरत नहीं होती, उसमें माइनर चेंजेस करें और आप इसको आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास इसके ड्रॉबैक्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए कि ये सिस्टम हर जगह नहीं लग सकता, ये मतलब ये मेथड हर जगह नहीं लग सकता। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं आपके पास, जो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास क्या आ जाए
मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए, ये सिस्टम फेल हो जाता है, वहां पर ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ये आंसर्स आपको नहीं देगा। फेल्स ये पूछता है कि आपके पास मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड फेल कब होता है, फेल्स व्हेन मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है, ए सिंगुलर। जब वो सिंगुलर हो जाए, फेल हो जाता है या नहीं लगता जब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, हमें मालूम है ए इनवर्स कैसे होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए मॉड। जब आपके पास सिंगुलर हो गया तो ए मॉड 0 के इक्वल हो गया, एडजॉइंट बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो आप क्या कह सकते हैं, जब आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन शॉर्ट जो आपके पास कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल नहीं होगी। मतलब ये मेथड लगाने के लिए आपने बैक साइड पर माइंड में ये बनाना है कि मेथड तब लगता है जब कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी, अगर वो इन्वर्टेबल नहीं है तो फिर ये मेथड नहीं लग सकता, तो इसका ड्रॉबैक ही है, ठीक है। जब आपके पास ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो इसका मतलब है ये बेचारा फिर फेल हो गया, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस पे ये लगता है, दूसरी मैट्रिसेस को ये फारिग कर देता है। दूसरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस पे लग सकता है, कैन बी अप्लाइड टू स्क्वायर मैट्रिसेस, कैन बी अप्लाइड टू ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस पर लग सकता है, इसके अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस पर नहीं लग सकता। ये भी इसका ड्रॉबैक है। फिर रेक्टेंगुलर को अगर हमने सॉल्व करना हो तो फिर क्या होता है, एक सबसे बड़ी खराबी इसकी ये है कि इतना इसको सॉल्व करते हुए टाइम नहीं लगता जितना इनवर्स कैलकुलेट करते हुए टाइम लग जाता है। मतलब कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स, कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स takes more time than solving the problem। प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक तरफ और इनवर्स को कैलकुलेट करना एक तरफ, ये सारे के सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये हमने अपने माइंड में रखना होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। एल्गोरिदम आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेटिव नेम पता होना चाहिए, इसका एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या डिसएडवांटेजेस जो बेसिकली होती है ना वो इसकी लिमिटेशंस होती हैं, इसके फेलियर्स होते हैं। ये पहला डायरेक्ट मेथड हो गया। उसके बाद जो सेकंड डायरेक्ट मेथड है वो आपके पास होता है क्रैमर रूल। ये जो मेथड्स है ना, क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड, ये तकरीबन मेजॉरिटी मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये मेथड्स फेमिलियर होते हैं, मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर रूल्स, क्रैमर नामी साइंसदान था, उसने दिया है। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस किसने दिए हैं, किस किस बंदे ने इस मेथड को इन्वेंट किया। क्रैमर एक मैथमेटिशियन था। इसका अल्टरनेटिव नेम, क्रैमर रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, कि डिटर्मिनेंट्स निकाल निकाल के हम सारी वैल्यूज या सारे सिस्टम को क्या कर देते होते हैं, सॉल्व कर देते होते हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल या एल्गोरिदम है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो वही उसी तरीके से जैसे इनवेरिएंट मेथड में था, इसमें भी है कि आप क्रिएट करते हैं क्या, क्रिएट मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट्स
वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, मीन्स आप इस पॉइंट पर आते हैं ए एक्स बी। फिर आप क्या करते हैं, आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, जिसको आपने ए का नाम दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। मतलब आप बेसिकली ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। अगर तो वो 0 आ जाता है तो मेथड फेल हो जाता है, हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, वो इसके ड्रॉबैक्स हम डालते हैं, बेचारा फेल किस वजह से होता है, जिसकी खराबियां है ना, खामियां, वो अलग से बनाते हैं। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, पहला वेरिएबल जो भी होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे वो होती है, फॉर एग्जांपल एक्स पहला वेरिएबल है तो डी एक्स, ठीक है, डी एक्स को आप पहले कैलकुलेट करते हैं वो, या कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट फॉर, डिटर्मिनेंट यहाँ आना चाहिए, डिटर्मिनेंट फॉर फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल के लिए डिटर्मिनेंट आप कैसे तलाश करते हैं, जो आपके पास कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होती है ना, उसका पहला कॉलम इस कांस्टेंट की मैट्रिक्स से चेंज कर देते हैं। ये मैं अब यहाँ पर नहीं लिख रही, जो मैंने उर्दू में बोल दिया है आप उसको लिख लीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट वेरिएबल के लिए। फर्स्ट वेरिएबल का डिटर्मिनेंट क्या होता है कि आप ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होती है, इसका जो पहला कॉलम होता है उससे कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से आप सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप आपके पास क्या आता है, आप रेशो निकालते हैं, फाइंड रेशो ऑफ dx टू डिटर्मिनेंट, या ए मॉड लिख लेते हैं। दूसरे अल्फाज में आप क्या करते हैं, dx बाय ए मॉड कर लेते हैं, और ये रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट जिस वेरिएबल का होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। dx के लिए होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, dy ऊपर होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप सारे सिस्टम में बेशक 10 वैल्यूज हैं तो 10 की 10 आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके पास एल्गोरिदम हो गया, इसको हम यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप इसके एडवांटेजेस वाली साइड पर आ जाए। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व सिस्टम पूरा सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ कौन सी, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस पर ये नहीं लगता, ठीक है, होमोजीनियस पर ये आपको हमेशा क्या दे देता है, ट्रिवियल सोल्यूशन दे देता है। वो आप एक्स 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 के लिए आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि होमोजीनियस के लिए आपके पास क्रैमर रूल कौन सा सोल्यूशन देता है, और ट्रिवियल सोल्यूशन दे देता है, क्योंकि डी एक्स में भी एक पूरा, ये अगर राइट साइड पे सारा जीरो होगा तो पूरा पूरा कॉलम जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो, फिर नेक्स्ट भी जीरो, फिर नेक्स्ट भी जीरो एंड देन नेक्स्ट भी जीरो। ठीक है, तो ट्रिवियल सोल्यूशन आपको होमोजीनियस के केस में देता है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम नॉन होमोजीनियस के केस में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका पता है क्या होता है, इसका बड़ा एडवांटेज ये कि देखें जब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें वाई और जेड से कोई गर्ज नहीं है, वो हमारे पास है या नहीं, हमारा हम जिस पर जो वैल्यू निकालना चाहते हैं हमारा फोकस सारा का सारा उस पर होता है। मतलब एक वेरिएबल को निकालने के लिए दूसरा वेरिएबल रिक्वायर्ड नहीं होता। ये सबसे अच्छा क्या है, इसका एडवांटेज है, जिसकी वजह से ये इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, वी कैन फाइंड अननोन वेरिएबल, हम अननोन वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं विदाउट द नीड टू नो अदर वेरिएबल्स।
दूसरे वेरिएबल्स के बारे में जाने बगैर हमने जो वेरिएबल निकालना है हम उस पर काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये रीजन है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड में कौन सा बेहतर है तो आपने कहना है क्रैमर रूल बेहतर है। रीजन क्या है, ये वाला पॉइंट इसका रीजन है कि एक वेरिएबल को निकालने के लिए दूसरे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी नहीं होती। ठीक है, इस वजह से क्रैमर रूल बेहतर समझा जाता है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड पर। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स यहां लिख लेते हैं। ड्रॉबैक्स जो इनके फेलियर्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती। स्केयर मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, अप्लाई टू स्केयर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर वगैरह पर ये अप्लाई नहीं होता। दूसरा, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपने दूसरे स्टेप में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो फिर भी आपके पास क्रैमर रूल फेल हो जाता है। फेल्स इफ ए याद रखना है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, ए सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर है तो मैट्रिक्स सारा फेल हो जाएगा, वो नहीं लग पाएगा। ठीक है, टाइम कंपटीशन में ये हमेशा फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, आप लिख सकते हैं मे नॉट ऑलवेज बी मोस्ट एफिशिएंट, हमेशा मोस्ट एफिशिएंट नहीं होता। रीजन मैं आपको बता देती हूँ। बाज़ औक़ात अगर आपके पास 5 अननोन्स और 5 इक्वेशंस आए तो डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मतलब ये वाला एक पॉइंट है कि इसको एफिशिएंट अगर बनाना तो डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हमें डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए ये वर्किंग करता है और इसकी एग्जांपल वगैरह गालबन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हुआ इसमें तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। अगर आज की वीडियो में 100 कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड करके नहीं डालूंगी। तो ये आपने 100 कमेंट्स लाजमन पूरे करने हैं, क्योंकि आप लोग लेक्चर्स देख रहे हैं लेकिन आप लोग ना थम प्रेस करने में पैसे लगते हैं, कमेंट करने में कोई पैसे लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसका प्लेटफॉर्म होता है, थोड़ा खुश हो जाता है कि हाँ भाई लोग इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो आज अगर 100 कमेंट्स होंगे तो जैसे दूसरी प्लेलिस्ट हाइड की हुई है, अदरवाइज न्यूमेरिकल की भी प्लेलिस्ट, बस ये 4 ही लेक्चर्स होंगे, उसके बाद हम हाइड कर देंगे। जब हमें यहाँ से एप्रिसिएशन मिलनी नहीं तो फिर हमें क्या जरूरत है रोज रोज लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डालने की। ठीक है, अब आप कहेंगे मैडम इमोशनल होंगी। यस, आई एम सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल पर्सन। उसके बाद ये गॉस या गॉजियन दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। गॉसियन इलिमिनेशन मेथड, जो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, ट्यूटोरियल्स आपको दे दिए जाएंगे हर लेक्चर के। अच्छा, ये जिसने दिया था उसका अपना नाम फ्रेडरिक गॉस था, कैरल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, उसने ये मेथड दिया था। इस मेथड के ना अल्टरनेटिव नेम सबसे पहले लिख लें। पहला जो है इसको आप कहते हैं रो रिडक्शन मेथड। ठीक है, रो रिडक्शन मेथड। और दूसरा इसको कहते हैं फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड। फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड भी इसको कहते हैं। मतलब कुल मिला के इसके 3 नाम हैं। इसका जो वर्किंग एल्गोरिथम है वो पहले लिखते हैं। वर्किंग एल्गोरिथम में इसके 2 स्टेप्स होते हैं।
जो स्टेप नंबर 1 होता है आपके पास, उसमें आप क्या कहते हैं, आप रिड्यूस करते हो सिस्टम को, रिड्यूस सिस्टम टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होती है बिलफर्ज, अगर ये है तो आपके पास यहाँ 2 5 7 है, तो यहाँ पर डायगोनल के नीचे आपके पास 0 एंट्रीज हो तो उसको अपर कहते हैं, और अगर ऊपर हो तो उसको लोअर कहते हैं। मींस उल्टा चलता है, अगर नीचे डायगोनल के 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर होती है, अगर ऊपर 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर होती है। सबसे पहले आप सिस्टम को रिड्यूस कर देते हैं किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। दूसरे स्टेप में फिर आप क्या कर देते हैं, दूसरे स्टेप में आप करते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब हमारे माइंड में ये जाता है कि इसमें तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, तो ऑप्शन में क्या होता उसका बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड हो, क्योंकि बैकवर्ड चाह रहे होते हैं, नहीं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है लेकिन फॉरवर्ड एलिमिनेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना ये दो ही स्टेप्स हैं। मतलब बिलफर्ज आपने ट्राइंगल बना ली, मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले फॉर एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं या 3x3 ले लेते हैं, 1 - 2 5 और 7 गर्ल में लिखा था। ये इसका मेन डायगोनल है, ये लीडिंग डायगोनल, इसके नीचे मैंने 0 बना लिया, इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर हो गया। अपर ट्रायंगुलर हो गया तो फिर मैंने इसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहाँ पर आगे आगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगी। ठीक है, 1 1 -1 लिख लेते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आ गई, ये इसमें z की वैल्यू आ जाएगी, इसमें y की वैल्यू आ जाएगी, कुछ इक्वेशन मान जाएगी। चलिए इधर भी नॉन जीरो कर लें अगर हम, तो यहाँ पर आपके पास y और z की वैल्यूज पड़ी है, यहाँ x y z की वैल्यूज पड़ी है। आप इसको इधर इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों को ऊपर इस्तेमाल करेंगे, तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके आपके पास क्या आ जाएगा, सारा सिलसिला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन कमीशन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, अच्छा इसके एडवांटेजेस बड़े मजे के हैं, हमने वो सोचे भी नहीं होते कि ये इसके एडवांटेजेस हैं, और वो एडवांटेजेस की कैटेगरी में पॉजिटिव फैक्ट्स जो इसके हैं वो ये है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो सारों का ही एडवांटेज है ना। ठीक है, उसके अलावा छोटे थे आपने पढ़ा होगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करते, वो कोफिशिएंट सिमिलर करते हुए आप सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई ज़रब चिल्ली पाई जो होती थी वो उस तरीके से आप सॉल्व करते थे। उन मेथड्स को मतलब इग्नोर करने के लिए हम लोग ये वाले मेथड्स यूज करते हैं, तो ये इनके एडवांटेजेस ही हैं कि वहां पर हम इतना टाइम लगता था, अब यहाँ पर हम सिस्टम जो है ना मिनटों में सॉल्व कर लेते होते हैं। तो सबसे पहले ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये वो लिख लीजिएगा। उसके बाद ये रैंक निकालने के काम आता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं वो आपके पास रैंक्स होती हैं, तो किसी सिस्टम की रैंक निकालने के लिए आप इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, टू फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं। मतलब एक मेथड लगाया आपने, सोल्यूशन भी निकाल लिया, आपको रैंक भी पता चल सकती है, डिटर्मिनेंट भी निकल सकते हैं, और उसके बाद इनवर्स भी आप किसी मैट्रिक्स का आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके फिर कुछ ड्रॉबैक्स भी तो होंगे ना, अच्छी चीजें होती हैं तो ड्रॉबैक्स भी होते हैं ना। ड्रॉबैक्स में जो पहला ड्रॉबैक ये इसका ये है कि जो इसका पिवट एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है, पिवट होता है फर्स्ट नॉन जीरो, मतलब एलिमेंट जो होता है ना रो में, उसको पिवट एलिमेंट कहते हैं। जिस तरीके से ये इसका पिवट एलिमेंट नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये पिवट एलिमेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों पिवट एलिमेंट्स नहीं है, ये पिवट एलिमेंट्स होता है, मतलब रो में जो आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको पिवट एलिमेंट कहते हैं। पिवटिंग भी आगे हम इसको देखते हैं कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है ये फेल हो जाता है। ठीक है, फेल्स इफ पिवट एलिमेंट इज जीरो, या वो जीरो हो जाए या फिर वो बहुत छोटा हो जाए, तो इस
मेथड क्या हो जाता है आपके पास, फेल हो जाता है। फर्दर मोर यहाँ पर अगर आपका एरर आ रहा है ना थोड़ा बहुत, इसने यहाँ पर इस्तेमाल होना है, फिर उसने ऊपर इस्तेमाल होना है। इसका मतलब है अगर थोड़ा सा एरर था वो इस स्टेप में मजीद बढ़ गया, फिर उस स्टेप में मजीद बढ़ गया, इसका मतलब है इसमें राउंड ऑफ एरर आता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये राउंड ऑफ एरर भी आपको देता है, राउंड ऑफ एरर एग्जिस्ट। ये इसके मेन दो डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम ये वाला मेथड ना ही इस्तेमाल करें तो सही है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट करना है वो आपके पास ये गॉस एलिमिनेशन मेथड था, वो आपके पास आ जाएगा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। उसको यहां से देख लें, अब मैं फिर दोबारा लिखवा देती हूँ। यहाँ पर तो आपने गॉस मेथड में तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाई है ना, लेकिन गॉस जॉर्डन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बनाएंगे, मतलब डायगोनल के नीचे भी जीरो बनाएंगे और डायगोनल के ऊपर भी आपने क्या करना है, जीरो बनाना है। ये बेसिकली डिफरेंस है किसमें, गॉस इल्यूमिनेशन मेथड में और गॉस जॉर्डन मेथड में। लेकिन आप याद रखिएगा कि गॉस इल्यूमिनेशन और गॉस जॉर्डन में ना, गॉस इल्यूमिनेशन को ज्यादा फोकियत है, मतलब इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जॉर्डन मेथड जो भी मैं लिखने लगी हूँ ना, उसमें 50% ऑपरेशन या कैलकुलेशन गॉस इल्यूमिनेशन मेथड से ज्यादा होती है, इसलिए वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए उसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड। अब जो गॉस जॉर्डन मेथड है, ठीक है, इसका इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है, अच्छा इसका गॉस जॉर्डन मेथड का ना अल्टरनेटिव नेम मुझे डिफरेंट बुक से पढ़ के नहीं मिला, अगर किसी के पास हो तो कमेंट सेक्शन में कर लें, ताकि हम मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम लोग भी उसको क्या कर सकें, अपने नोट्स में शामिल कर सकें। ठीक है, जो इसका वर्किंग मोड है उसके दो ही स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में आप रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस सिस्टम टू डायगोनल सिस्टम। ठीक है, आप सबसे पहले इसको डायगोनल सिस्टम में रिड्यूस करते हो, फिर आप क्या करते हो, आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हो, जो आपका दिल करता है, सब्स्टिट्यूशन टू यील्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके एडवांटेजेस वही हैं जो पिछले मेथड के, जो गॉस एलिमिनेशन के एडवांटेजेस हैं वही इसके हैं, मतलब आप रैंक पता कर सकते हो, आप इनवर्स पता कर सकते हो, आप डिटर्मिनेंट पता कर सकते हो, आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, वो इसके सेम एडवांटेजेस हैं। दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है वो मैंने पहले आपको बता दिए, एक में आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं और एक में आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन अपर एंड लोअर दोनों बनाते हैं। तो फिर कौन सा बेहतर है, ये मैंने यहाँ पर कंपैरिजन लिख लेते हैं, कंपैरिजन कंपैरिजन किसमें, गॉस एलिमिनेशन में और गॉस जॉर्डन में। ठीक है, बेहतर कौन सा है, गॉस एलिमिनेशन मेथड इज बेटर देन गॉस जॉर्डन मेथड। रीजन क्या है कि इसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन या लोअर और अपर ट्रायंगुलर दोनों मैट्रिसेस बनानी पड़ती हैं। उसमें देखिए आपको सिर्फ नीचे जीरो बनाने पड़ रहे थे, अब इस मेथड में आपको ऊपर भी जीरो बनाने पड़ रहे हैं, डायगोनल के जितने नीचे जीरो बने हैं उतने ऊपर, इसका मतलब 50% कैलकुलेशन आपकी क्या है, ज्यादा है इसमें। तो ये क्या है, एक तो 50% कैलकुलेशन ज्यादा है, टाइम टेकिंग है बहुत ज्यादा। ठीक है,
और दूसरा ये हैंड कंपटीशन के लिए ना ये बेहतर है। अगर आपने हाथ से करना है ना तो फिर गॉड जॉर्डन बेहतर होता है। अगर आपका लार्जर सिस्टम आ गया तो फिर तो हम हाथ से नहीं करेंगे, फिर कंप्यूटर से करेंगे। तो कंप्यूटर से फिर आप क्या करेंगे, गॉस इल्यूमिनेशन मेथड को क्या करें, प्रेफर करें, तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद पिवटिंग जो होती है ना, वो बेसिकली 4 तरह की पिवटिंग होती है। वो इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वैसे मैं आपका नाम मैं उसके बता देती हूँ। पार्शियल पिवटिंग होती है और इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है, हमें मालूम नहीं होता, ठीक है। पार्शियल पिवटिंग होती है, फिर उसके बाद ट्रिवियल पिवटिंग होती है, फिर स्केल पिवटिंग होती है, और फिर फुल या टोटल या कंप्लीट पिवटिंग। बेसिकली 4 टाइप की पिवटिंग होती है जिससे हम अक्सर सॉल्व करते हैं ना गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये जी हमारे आंसर से मिले, हो सकता है प्लस माइनस की कहीं गलती हो गई हो, या एचएलएन या रिड्यूस एचएलएन फॉर्म बना रहे होते तो हम कहते हैं हमने कैलकुलेशंस तो सही की हुई है लेकिन हमारा थोड़ा एरर है, चलो पेपर में सही करेंगे तो सही हो जाएगा। और इस वजह से नहीं आ रहा होता, वो बेसिकली आपने पिवटिंग नहीं की होती। तो पिवटिंग की जिनको वीडियो चाहिए होंगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि इस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये भी एक मिथ सी है कि डिफरेंट बुक में डिफरेंट ऑथर्स आपको कहते हैं जी क्राउड्स मेथड हो गया, चेलेस्की मेथड हो गया, उसके बाद डू लिटल मेथड हो गया, ये सेम है। ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है, वो नोट करना है आपने। ज्यादातर बुक्स आपके पास, अब मैं बुक्स यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ जिनमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये मेथड सेम है, ये सेम नहीं है। बेसिकली इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए क्राउड्स, डूलिटल और चेलेस्की मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए ये टॉपिक उठाया गया था कि इस टॉपिक को क्या किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि बाकी जो मैंने मेथड सो फार अभी तक 4 करवाए हैं उसके साथ तो तकरीबन सभी फेमिलियर होते हैं। सबसे पहले इसका अल्टरनेटिव नेम देखिएगा, इसको कहते हैं राइट लुकिंग मेथड। हमारे माइंड में भी नहीं होता कि ऐसा भी नाम हो सकता है किसी मेथड का, राइट लुकिंग मेथड। दूसरा आप इसको LU डिकम्पोजिशन मेथड, ये तो खैर फेमस नेम है, आप इसको LU डिकम्पोजिशन कहते हैं। तीसरा, ये पेपर में आया हुआ है, ये तीसरा नेम ट्राई एंगुलेशन मेथड। मींस क्राउड्स मेथड जो एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम क्राउड्स था, उसने इन्वेंट किया था ये। इसके 3 और नाम है, राइट लुकिंग मेथड, LU डिकम्पोजिशन और ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल, अच्छा ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जिस तरीके से आप कहते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो उसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 4 की आपने फैक्टराइजेशन कह दी है। बिल्कुल उसी तरीके से जो डिकम्पोजिशन मैथड में बार बार 3 नाम ले रही हूँ ना, ये बेसिकली मैट्रिक्स की फैक्टर्स बनाती है। मतलब मैट्रिक्स को तोड़ के डिकम्पोज करके उनके फैक्टर बनाती है। अभी तक हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या हम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स ही पढ़ी है तो हम कहते हैं जी नहीं, हमने मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ी। मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन होती है, फैक्टराइजेशन बेसिकली मल्टीपल्स में लिखने का, फैक्टर्स में लिखने का नाम होता है। तो हम इन मैथड्स में क्या करते हैं, एक बड़ी मैट्रिक्स को तोड़ के 2 हिस्सों में 2 उसके फैक्टर्स में लिख देते हैं। ये आपने याद रखना है कि क्राउड्स मेथड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन के लिए या उनकी डिकम्पोजिशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसकी ना वर्किंग देखिएगा, वर्किंग में इसके मैं सारे स्टेप्स नहीं बताऊंगी, जहां जहां चेंज है और जो फोकसिंग पॉइंट्स हैं वो बताएंगे। बिल फर्ज आपके पास उसी तरीके से सिस्टम की आपने क्या कर लेनी है, आपने इक्वेरियंस मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेनी है। मतलब आप क्रिएट कर लेंगे कोफिशिएंट्स और वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स की क्या कर देंगे, मैट्रिक्स को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो आपने मैट्रिक्स ए लिखी है इसको आपने LU की फॉर्म में लिखना है। अब जो क्राउड्स मेथड है उसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, ये L जो है ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये आपके पास अपर, लेकिन इसके साथ एक वर्ड आपने लगाना है यूनिट अपर। ये मेजर डिफरेंस है किसमें, डूलिटल मेथड में और इसमें। डूलिटल मेथड में यहाँ पर यूनिट लोअर मैट्रिक्स इस्तेमाल होती है और ये खाली अपर इस्तेमाल होती है। जब दोनों की मैट्रिसेस लेने का अंदाज अलग अलग है तो फिर हम उसको एक नाम कैसे दे सकते हैं,
तो ये आपने लोअर ट्रायंगुलर लेनी है, ये यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। मैट्रिक्स, अच्छा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से क्या मतलब होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये मतलब होगा कि आप क्या करेंगे, L11, L21, L22, L31, L32, L33 और लोअर है तो इसका मतलब है ऊपर दोनों क्या होंगे, जीरो। ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर दोनों क्या है, जीरो। लेकिन जो आपके पास यू है वो क्या कहता है, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो आपके पास यूनिट अपर होनी चाहिए। अपर इसका मतलब है डायगोनल के नीचे जीरो होने चाहिए, और यूनिट मतलब डायगोनल में जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो आप 1 ले सकते हैं, 1 के अलावा कोई और एलिमेंट आपने नहीं लेना। ये ले आपके पास, ये हो गई यूनिट, यहाँ पर आ गया 1 2, यहाँ पर आ गया 1 3, और ये आपके पास आ गया 2 3। आपने इस साइड पर ए लिखना होता है, वो किस फॉर्म में होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपने इस मैट्रिक्स के टुकड़े कर दिए हैं दो तरह से, एक आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर दी और एक आपने क्या कर दी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर दी है, जिसकी वजह से आप इस पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बजाय इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके और फिर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। ये बेसिकली इसकी टेक्निक है, इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि यूनिट कौन सा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके एडवांटेजेस में देखिएगा, इसके एडवांटेजेस क्या है। ये मैट्रिक्स को डीकम्पोज करता है, डीकम्पोज या फैक्टराइज भी आप कह सकते हैं, फैक्टराइज मैट्रिक्स। दूसरा ये है कि अगर आप इसको ये फाइंड आउट कर चुके हैं तो आप इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स देखें कैसे फाइंड आउट होता है, जब आपके पास ये आपने फाइंड आउट कर लिया, मींस A इज इक्वल टू L यू फाइंड आउट कर लिया, आप दोनों तरफ इनवर्स ले लें। जब दोनों तरफ आप इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, U इनवर्स L इनवर्स सॉक्स-यू प्रॉपर्टी के तहत। तो इस मेथड में आपने सेपरेटली L भी निकाला होगा और आपने U भी निकाला होगा। बड़ी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बजाय इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि ये एक मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में डिकम्पोज कर देता है, और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की कैलकुलेशन जो होती है ना वो इजी और फास्ट होती है, ठीक है। तो आपके पास यू निकला हुआ एल, तो आप आसानी से, क्योंकि वो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं तो उनके इनवर्सेस कैलकुलेट करना इजी है, उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास मेजर मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, इनवर्स निकल आएगा, ठीक है। ये आप मैंने जो वर्ड बोला ना कि इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इस्तेमाल होती है, कितना वक्त नहीं होता कि सारी चीजें बोर्ड पे लिखूं, तो आप ये खुद लिख लीजिएगा कि दिस मेथड इज good because in this matrix is decomposed into upper and lower triangular matrices। तो triangular matrices के लिए कैलकुलेशन करना आपके पास क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और ये फास्टर भी है, फास्ट कैलकुलेशन देता है, ठीक है। उसके बाद इसका ना थोड़ा बेचारे का फेलियर वाला भी सीन है कि ये फेल भी हो जाता होता है। चलिए देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ हर मैट्रिक्स में नहीं लग सकता, एप्लीकेबल या अप्लाइड टू नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिसेस पर ये नहीं लगता होता। नॉन सिंगुलर प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ट्रायंगुलर मैट्रिसेस पे फिर ये वाला मेथड नहीं लगता, नॉन सिंगुलर पर ये लगता है, सिंगुलर पर नहीं लगता होता। बज़ाहिर तो हमें यहाँ पर कहीं डिटर्मिनेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने ये याद रखना है, यही डिफरेंस होगा आगे
ये जो ड्रॉबैक है ना, मतलब ये क्राउड्स मेथड किस पर अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है। लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे बाकी दो मेथड्स, तो उनके लिए पॉजिटिव, डेफिनेट और सिमेट्रिक की कंडीशन होगी। तो यही तो डिफरेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट ही चेंज है, इस वजह से हम दोनों मेथड्स को क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे लिख लो अप्लाइड टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हर स्क्वायर मैट्रिक्स पर इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ उसी स्क्वायर मैट्रिक्स पर ये इस्तेमाल हो सकता है जिसकी आप डिकम्पोजिशन कर सकें। ठीक है, ओनली बी अप्लाइड टू स्क्वायर मैट्रिसेस या स्क्वायर मैट्रिक्स whose decomposition is possible। हर स्क्वायर मैट्रिक्स पर ये नहीं अप्लाई होता, या आप कह सकते हैं जिसकी एल यू डिकम्पोजिशन मौजूद हो। जिस मैट्रिक्स की एल यू डिकम्पोजिशन मौजूद नहीं होगी उस पर हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपके पास हो गया कौन सा मेथड, ये क्राउड्स रिडक्शन मेथड है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो आपके पास है जो नेक्स्ट मेथड है आपके पास वो है चेलेस्की मेथड। अब जो चेलेस्की मेथड है इसको चेलेस्की मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो अल्टरनेटिव नेम है, चेलेस्की साइंसदान था, ठीक है, मैथमेटिशियन बेसिकली, चेलेस्कीज डिकम्पोजिशन मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक नाम हो गया। दूसरा इसका जो बड़ा फेमस नाम है वो है स्क्वायर रूट मेथड, भी इसको कहते हैं स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, ये तो हमें समझ आया, तो चेलेस्की है तो ये भी उस टाइप का होगा। अगर स्क्वायर रूट हो और नीचे ऑप्शन हो कि ऑल ऑफ दीज, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम फिर उन दोनों में से भी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो स्क्वायर रूट मेथड इसका एक डिफरेंट नेम है, वो आपने याद रखना है। और एक मैंने आपको बताया चेलेस्की मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये मैंने बता दिया है कि कैसे किस बंदे ने दिया है। इसकी वर्किंग जो है ना बेसिकली वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे उसकी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वजह से मैं उन राइटर से इत्तेफाक नहीं करती जो इनको तीनों मेथड्स को एक कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, जब इनके नेम डिफरेंट है, इनका स्टार्टिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है, इनकी एप्लीकेशन का तरीका अलग अलग है, तो फिर ये एक मेथड से। हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने, आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होती है उसकी डिकम्पोजिशन या फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल तीनों होते हैं, लेकिन ये तीनों एक हैं ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है एक। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप डिकम्पोजिशन की एल यू की, लेकिन आपने इस तरीके से इसकी डिकम्पोजिशन करनी है कि अगर आपके पास एल यू टी के इक्वल हो, या मतलब ये या इसका ट्रांसपोज हो, ये या इसका ट्रांसपोज हो, तब, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास डिकम्पोजिशन ऐसी हो ही नहीं रही जिसमें ये इसका ट्रांसपोज बन रहा हो या ये इसका ट्रांसपोज बन रहा हो, तो फिर आप वहां पर मेथड क्यों ये नहीं लगा सकेंगे, फिर आप पिछला क्राउड्स वाला मेथड लगाएंगे। जब ये मेथड लग नहीं सकता तो फिर क्राउड्स और चेलेस्की मेथड सेम कैसे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उर्दू में लिख देती हूँ, मगर आपके पास एल या तो यू ट्रांसपोज के बराबर हो या फिर u किसके बराबर हो, l ट्रांसपोज के बराबर हो, तो तब आप ये मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। और ये भी याद रखिएगा इसमें अपर यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। उर्दू में लिख लें, उसमें था ना, इसमें यूनिट अपर ट्रायंगुलर होना जरूरी नहीं है।
क्राउड्स मेथड में हमने आपको बताया था कि यूनिट अपर होता था, लेकिन इसमें यूनिट अपर होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बस एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ट्रांसपोज होने चाहिए, ठीक है। और एक बात, एडवांटेजेस इसके लिख लेते हैं, फिर इसके ड्रॉबैक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या है, अगर तो ये लग जाता है बेचारा तो ये बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, अगर लग जाता है, और इसकी न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी ज्यादा है, न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी, ये अपनी इसके दो ही एडवांटेज है। अगर ये लग गया, पहले तो लगाने की कंडीशंस हमारे पास पूरी होनी चाहिए, अगर लगाने की कंडीशंस हमें मिल जाती हैं और ये लग जाता है तो फिर तो ये बहुत एफिशिएंट है और इसकी न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी भी दूसरे मेथड से क्या है, ज्यादा है। अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेजेस दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं, मैंने आपको पिछला मेथड बताया है कि वो किस पर लगता है, वो नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिसेस पर लगता है, और स्केयर मैट्रिसेस भी वो जिनकी डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करती हो। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये किन पर लगता है, ये सिर्फ उसी मैट्रिक्स पर लगता है जो आपके पास क्या हो, पहली तो वही बात है कि नॉन सिंगुलर होनी चाहिए प्लस स्केयर मैट्रिक्स, ये तो बात वही है। लेकिन आगे एक और भी बात कहता है होनी चाहिए पॉजिटिव डेफिनेट, वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। पिछले केस में हमने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डीकंपोजिशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, इस मेथड में हम कह रहे हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होती है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या बला है, ठीक है। अगर बिल फर्स्ट मैं इधर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का मतलब होता है एक तो वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब उसका ट्रांसपोज वही आना चाहिए, क्या होनी चाहिए पहली कंडीशन कि उसको क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। दूसरी पॉजिटिव डेफिनेट की प्रॉपर्टी होती है, इसको स्टैटिक लगा लेते हैं क्योंकि हम पहले नंबरिंग इस्तेमाल कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स लीडिंग या प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस आर पॉजिटिव। मतलब आपके पास जो चलेस्की मेथड है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होता है। अब जरा इसकी अगर मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँ कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स में ये जो दो बातें लिखी हुई इसका क्या मतलब है, अगर बिल फर्स्ट मैं आपको कह देती हूँ कि मैट्रिक्स मेरे पास है 4 2 2 2 5 3 और दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 और 6, मतलब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने आप बताना है कि इस पर चलेस्की मेथड लग सकता है या नहीं लग सकता। तो मुझे पहले तो नजर ये आ गया कि ये आपके पास क्या है बेचारी, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम्स है, ठीक हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी ना, तो उसमें ये नॉन सिंगुलर वाली भी वैल्यू आ जाएगी, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स लीडिंग सब मैट्रिसेस आर पॉजिटिव, वो जीरो नहीं आनी चाहिए क्योंकि जीरो के नंबर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर आने चाहिए, नेगेटिव नहीं आने चाहिए। वो जरा देखिए कि ये दूसरे पॉइंट का क्या मतलब, पहले पॉइंट चलो देख लेते हैं कि सिमेट्रिक है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लें, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगी तो यही मैट्रिक्स बनेगी ना, तो उसका मतलब है पहली बात तो पूरी है। फिर ये जो दूसरी बात है इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट आपके पास 4 आता है, तो 4 का आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 4 ही आएगा। फिर आपके पास लीडिंग डिटर्मिनेंट आपके पास क्या बनता है, लीडिंग डिटर्मिनेंट बनता है 4 2 2 5,
ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे 4 5 20, 20 में से 4 गया तो आपके पास 16 बनता है, 16 ग्रेटर देन 0 होता है, ये 4 भी ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद वो कहता है लीडिंग सम मैट्रिसेस में पहला ये होगी, दूसरी होगी, फिर 3 क्रॉस 3 का जो डिटर्मिनेंट ये खुद है वो सारा जब सॉल्व होगा 4 2 2 2 5 3 2 3 6, इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस सारे का जो आंसर आएगा आपके पास वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब 4 इंटू आपके पास आ जाएगा 30 माइनस 9, ठीक है, फिर -2 18 माइनस 6, फिर +2 6 माइनस 10, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर वाली कंडीशन भी पॉजिटिव डेफिनेट में पूरी हो जाती है, अगर सेपरेट ना लिखी जाए तो ये भी बात यहाँ पर क्या हो जाती है ठीक। अगर किसी सिस्टम की मैट्रिक्स पर ये वाली बात पूरी नहीं है, मतलब सिमेट्रिक वाली और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इस लीडिंग सम मैट्रिसेस पॉजिटिव नहीं आते, तो फिर वहां पर आप चेलेस्की मेथड लगाने के काबिल नहीं है, आप वहां पर क्राउड्स मेथड लगाएंगे। ठीक है, आपके पास इतनी क्या उसका नाम है वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि आप उस पर ये मेथड लगाएं। जिन मैट्रिसेस का बिहेवियर ये होगा उस पर ये लगेगा, अदरवाइज फिर आप क्राउड्स पे लगा लेंगे। और क्राउड्स के लिए भी मैंने आपको बताया कि नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स ये है, और इसके लिए आगे फिर फर्दर पॉजिटिव डेफिनेट की कंडीशन भी अंदर डाली हुई है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास चेलेस्की मेथड बेहतर है या क्राउड्स मेथड बेहतर है, ठीक है, तो हम इनकी बेहतरी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बेहतरी तो तब होती ना जब हर सिस्टम पर क्राउड्स भी लग सकता होता और हर सिस्टम पर चेलेस्की भी लग सकता होता, तो फिर हम कहते हैं कि बेहतर कौन सा। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया न्यूटन राफसन मेथड लगता है जी, और फॉर रेगुलर फलसाई तो मैं कहती हूँ कि न्यूटन राफसन मेथड जो है वो बेहतर है क्योंकि उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 है। वो हर कहीं लग रहा होता है, ये बेचारा हर कहीं अगर क्या लगे तो फिर देखें जरा, तो इन दोनों में से आप बेहतर नहीं बता सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इनमें फर्क है, और फर्क क्या है, फर्क यही है कि आपके पास ये वहां पर आपके पास लोअर और यूनिट अपर होता है, यहाँ पर लोअर और अपर जो होते हैं वो एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं, इनका डिफरेंस जरूर है लेकिन इनमें प्रेफरेंसेस हम नहीं ले सकते। ठीक है, आंसर्स आपको दोनों मेथड्स अगर लगते हुए तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। इस वजह से तो आधे से ज्यादा राइटर तो बेचारे इनको ये कहते हैं कि एक ही मेथड्स हैं, एक ही मेथड है, इसको इकट्ठा लेके चलाओ। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन आपके पास आ जाता है जो मतलब डायरेक्ट मेथड में से ना लास्ट है। ये लेक्चर आपको हौसले से सुनना पड़ेगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। कमेंट सेक्शन वाली बात आपने याद रखनी है कि अगर 100 कमेंट्स ना हुए तो अगला लेक्चर अपलोड नहीं होगा। ठीक है, method of factorization। अच्छा, इसका जो अल्टरनेटिव नेम है इसको एलयू डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, एलयू डिकम्पोजिशन, एलयू डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसका जो वर्किंग रूल है वो क्राउड से डिफरेंट है। चेलेस्की तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना इनसे, ट्रांसपोज वाले केस में ये क्राउड से डिफरेंट है। उसमें हमने कहा था ये यूनिट है, इसमें हमने कहना ये यूनिट है, यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके पास खाली आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एमसीक्यूज बनते हैं आपके पास कि किस में कौन सा यूनिट होता है, किस में कौन सा यूनिट होता है, तो हम कहते हैं कि सारे सेम है तो चलो जाने दो। अब मैं उसको नहीं लिख रही, आपने वहां से देख के लिख लेना है कि इसमें जब आप ये एल लिखेंगे ना तो इसके ऊपर आप 0 0 बनाएंगे और इसके डायगोनल में 1 और इसके डायगोनल में U1 U2 जिस तरह 2 2 U3 3 आ जाएगा। अब इसके ना
एडवांटेजेस लिखते हैं, एडवांटेजेस। इसका एडवांटेज एक ही है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फास्टर with triangular मैट्रिसेस। क्योंकि आपने इसको डीकम्पोज कर दिया ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में, तो ये मेथड बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन विद ट्रायंगुलर मैट्रिसेस मैंने पहले भी बताई है, वो बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, इसके लिए वही है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई टू नॉन सिंगुलर प्लस स्क्वायर मैट्रिसेस, और मतलब आपके पास ए इनवर्स शुड एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एप्लीकेबल टू इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, अगर मैट्रिसेस इन्वर्टेबल नहीं होंगी तो आप उनकी डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते। अब देखें, जो डूलिटल मेथड है और क्राउड्स मेथड है, उसकी एप्लीकेशन का जो सीन है ना वो सेम है, लेकिन उनका प्रोसीजर चेंज है, इस वजह से हम उनको दो डिफरेंट मेथड कंसीडर करते हैं। और जो आपके पास चुलेस्की हो गया एक साइड पर, डूलिटल और क्राउड्स हो गया एक साइड पर, तो उनकी तो स्टार्टिंग पॉइंट ही चेंज है, तो चुलेस्की तो किसी से डिस्कस ही नहीं होता, उसको तो साइड पे कर दें। क्राउड्स और डूलिटल मेथड का प्रोसीजर स्टेप्स जो है और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन उसके स्टेप्स में एल और यू के लेने का अंदाज चेंज है। मतलब अप्लाई जिस पर क्राउड्स हो सकता है वहां पर डूलिटल मेथड भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन टेक्निक्स क्या अलग। जिस तरह आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर जहां पर क्राउड्स मेथड लग रहा है वहां पर डूलिटल भी लग रहा होता है, लेकिन प्रोसीजर क्या होता है चेंज, इस वजह से हमने इसको हम नई मुख्तलिफ ऑथर्स इसको डिफरेंट में कंसीडर करते हैं, और चंद ऑथर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी ये सेम ही मेथड्स हैं, इनकी बस ये डिफरेंस। अगर सेम मेथड है तो फिर यहाँ पर डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। बहरहाल आपने ये नोट कर लिया। ये तो थे हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स। अब हमने करना है इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स दो हैं, उनको देखिएगा। लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन आपने परेशान नहीं हो जाना, पढ़ना तो फिर है ही ना। डुप्लीकेटर मेथड हो गया, उसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट मेथड्स में सबसे पहले आता है जैकोबीज मेथड। इस वजह से इसको जैकोबीज मेथड ऑफ आइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देता है। जो सेकंड कैटेगरी थी उसका ये पहला मेथड है, आपके पास मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ, पिछले वाले सारे डायरेक्ट मेथड्स थे। अच्छा, इसका जो अल्टरनेटिव नेम है ये पूछा जाता है, इसको कहते हैं मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट या साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसका अल्टरनेटिव नेम ये हो गया। अच्छा, इस मेथड का ना आपने कुछ पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ वो आपने अपने नोट्स में लिख लेने हैं। ठीक है, इनकी ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। इस मेथड का जो की फीचर है ना वो ये है कि इसमें आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो आप बेसिकली डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन को पूरा कर रहे होते हैं।
और ये भी याद रखिएगा, कैन बी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। ये मेथड कन्वर्जेंट भी हो सकता है, ये मेथड डाइवर्जेंट भी हो सकता है। कन्वर्जेंट ये मेथड कब होगा और डाइवर्जेंट ये मेथड कब होगा? अगर सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब अगर सॉल्यूशन ना आए। सॉल्यूशन ना आने का मतलब क्या है कि आपके पास जो रैंक है ए की वो लेस हो जाए, किससे? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक से कम हो जाए, तो फिर इस सॉल्यूशन ये हमेशा डाइवर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा ही नहीं। कन्वर्ज ये कब करेगा? जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, अगर सॉल्यूशन आ जाए। अब इसका सॉल्यूशन कब आएगा वो देखिएगा। इसका सॉल्यूशन कब आएगा? जो बेसिकली हम इसका क्या करते हैं, ये बेसिकली इसकी हेडिंग भी आप बना सकते हैं, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। इसका जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है वो क्या है कि अगर मैट्रिक्स आपके पास स्ट्रिक्टली डोमिनेंट होगी, डायगोनली डोमिनेंट, मतलब इफ मैट्रिक्स is strictly dominant matrix, ठीक है। अब डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्ट्रिक्टली डोमिनेंट मैट्रिक्स को डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो लिख लीजिएगा कि आपके पास ए आई आई की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर भी हो सकती है आई नॉट इक्वल्स टू जे ए आई जे। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल यहां लिखने लगी हूं, अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एक है 83x प्लस 11y माइनस 4z इज इक्वल टू 45, उसके बाद 3x प्लस 52y प्लस 13z 104, और थर्ड वन 3x प्लस 8y प्लस 29z इज इक्वल टू 71। अब देखें, जब हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना ना जैकोबीज मेथड को, तो हम अपनी मर्जी से, जैसे क्वेश्चन में उन्होंने इसको इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3 इस तरह से दिया होता है, वो उसी तरीके से लेके नहीं चलना होता। हमने कौन सी कंडीशन चेक करनी होती है? हमने स्ट्रिक्टली डोमिनेंट मैट्रिक्स बनानी होती है। स्ट्रिक्टली डोमिनेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अगर आपके पास सिस्टम है तो आप पहली इक्वेशन को पहला नाम दे सकते हैं, अगर इसका जो पहला नंबर है उसका मॉड लें और बाकी जो आपके पास नंबर्स हैं उसी इक्वेशन के उनका भी मॉड्स लें, तो ये आपके पास बड़ा या बराबर आना चाहिए। मतलब 83 आपके पास बड़ा है और 11 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आएगी, 11 4 15। तो मतलब ये बात पूरी है कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है, पहला वाला एलिमेंट बड़ा है। तब आप बुक्स में देखते हैं कि इस इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दिया होता है। इसी तरीके से अब आपने पता करना है इन दोनों में से मैंने दूसरा नाम देना है, इक्वेशन नंबर 2 नाम देना है। इक्वेशन नंबर 2 तो दूसरे वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो बड़ा होना चाहिए बाकी दो के सम से। बाकी दो का सम 13 जमा 3 16 आता है, और 52 जो होता है वो 16 से बड़ा होता है, लिहाजा ये दूसरा वाला भी सही अपनी जगह पर लिखा हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 3, उसको अगर हम देखें तो 29 जो होता है वो बड़ा होता है, 8 जमा 3 11 होता है, तो इक्वेशन नंबर 3। अगर मैंने पहले आपको बताया है कि इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, सिस्टम में रीअरेंज। बिलफर्ज ये वाली चीज ऊपर लिखी होती है और ये वाली नीचे, तो यहाँ पर सेकंड का जो सेकंड नंबर का जो कोफिशिएंट, सेकंड वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ना, वो बाकी दो के सम से बड़ा नहीं बनना था, तो इसलिए हम लोगों को फिर उसको इंटरचेंज करना पड़ना था। तो यही रीअरेंजमेंट्स ऑफ इक्वेशन है जो इस मेथड में गौर से करना था। अगर आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को ऊपर लिख दें और इस इक्वेशन को नीचे, और इक्वेशन 1 2 3 भी लिखें, तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैकोबियन मेथड की पहली कंडीशन है कि वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट मैट्रिक्स बननी चाहिए, तो तब आपके पास कन्वर्जेंट का क्राइटेरिया आएगा, तब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है।
ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस जरा गौर करें। सबसे पहले ये स्टेबल मेथड होता है। अगर आपने डोमिनेंट मैट्रिक निकाल ली, स्ट्रिक्टली डोमिनेंट मैट्रिक अगर आपने निकाल ली, फिर ये बहुत स्टेबल है। ठीक है, इसको प्रोग्राम करना इजी होता है, इजी टू प्रोग्राम। कि आपने इस इक्वेशन को ऊपर नीचे देके नाम लिख दिया और इसका प्रोग्राम इजीली बन जाएगा। फिर ये क्या करता है, डायगनलाइज कर देता है, फुली डायगनलाइज asymmetric मैट्रिक्स। और अगर ये डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन पूरी है तो ये फास्ट कन्वर्जेंस देता है। और अगर आपने इक्वेशन के नाम गलत लिखे हैं और आपने मैट्रिक्स बना लिया और ये कंडीशन पूरी नहीं है तो फिर आप लटके रहे, फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद इसके आते हैं ड्रॉबैक्स, कि इसके डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या हैं। अगर तो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो फिर फास्ट कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया नहीं है। जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि ये सही सीक्वेंस लिखा हुआ है, अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर रख दूं और उसको नीचे और डायगोनली डोमिनेंट के बगैर हम मैट्रिक्स बना लें तो फिर तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा। आपको लगेगा कि आंसर आ रहा है लेकिन आएगा कोई नहीं, स्लो बहुत चलेगा। अच्छा, दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होता है, ओनली फॉर एंटी सिमेट्रिक वगैरह के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, किधर गया, ओनली फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बेचारा फेल भी हो जाता होता है। फेल कब हो जाता है, जब आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट या तो 0 आ जाए या फिर बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू दे दे, तो ये सिस्टम बेचारा फेल हो जाता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि कन्वर्ज जब इसके लिए करता है तो अगर ये सिस्टम हो ही ना हमारे पास तो फिर कन्वर्जेंस का हमारा आंसर नहीं निकलेगा, फिर वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेस ओनली फॉर डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम के लिए कन्वर्ज करता है, अदरवाइज ये कन्वर्ज नहीं करता। अच्छा, अब ना इसकी थोड़ी सी डिटेल है, ये तो जो आपने अपने माइंड में रखनी थी वो आप सुन लें, उसको उर्दू में बेशक लिख लीजिएगा। पहले मैंने आपको कहा है कि आपने उसको रीअरेंजमेंट देनी होती है, वो रीजन मैंने बता दिया है कि ताकि हम डायगोनली डोमिनेंट बना लें और वो कन्वर्ज कर सके। दूसरा ये है कि आपको जैसे जैसे वैल्यूज मिल रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पहली आइट्रेशन की तो उसमें से आपको x की वैल्यू मिली, जैसे ही वैल्यू मिली है आप फौरन उसको क्या कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे। ये आपकी गलत फहमी है कि फौरन इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, आपने x की वैल्यू लेनी है, निकाल के साइड पर रख देनी है, फिर y की वैल्यू निकालनी है, निकाल के साइड पर रख देनी है, फिर z की वैल्यू लेनी है, निकाल के साइड पर रख देनी है। जब तक आपके पास एक आइट्रेशन में x y z तीनों की वैल्यू नहीं निकल आती आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही मेजर डिफरेंस है इस मेथड में और अगले मेथड में। ठीक है, क्या करता है कि पहली आइट्रेशन पे आप तीनों वैल्यूज निकालेंगे, उन तीनों वैल्यूज को आप अगली आइट्रेशन में इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरी वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स वाई जेड की दूसरी वैल्यूज आ जाएंगी, उन तीनों को इकट्ठा इस्तेमाल कर लेंगे उससे अगली में, फिर उससे अगली में। मतलब जैसे जैसे आपके पास एक्स की आ गई तो वाई की निकालने के लिए आप उस एक्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर आपने उसको भूल जाना है, फिर वाई की वैल्यू निकालनी है उसी प्रोसीजर से, फिर जेड की निकालनी है उसी प्रोसीजर से,
ठीक है। जब एक्स वाई जेड तीनों की निकल आएगी तो फिर आप उसको आगे नेक्स्ट आइट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं आप फौरन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें आप इनिशियल गैस जो ले सकते हैं 0 0 0, आप इनिशियल गैस ले सकते हैं क्योंकि 3 वेरिएबल्स है तो आप इसका इनिशियल गैस ले सकते हैं 0 0 0। तो मतलब आपके पास पहली आइट्रेशन क्या बनेगी, एक्स की वैल्यू 45, वाई की वैल्यू 102 और जेड की वैल्यू 71, उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। मतलब एक्स की वैल्यू साइड पे कर लें, फिर वाई की कर लें, फिर जेड की कर लें, तो फिर आप उन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे तो एक्स वाई जेड की नई वैल्यूज आ जाएंगी। बेसिकली ये चीज आपने याद रखना है। कोई आपसे सवाल करेगा जैकोबिस मेथड बेहतर है या सिडल मेथड, तो गॉस सिडल मेथड बेहतर है। क्यों? क्योंकि सिडल मेथड में जैसे जैसे वैल्यूज आती जाती हैं हम फौरन उसी आइट्रेशन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें वैल्यूज आ गई तो हम उस आइट्रेशन में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम नेक्स्ट आइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। यही बेसिकली डिफरेंस है दोनों का, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट जो आपके पास इनडायरेक्ट या आइट्रेटिव मेथड है वो गॉस सिडल मेथड है, ठीक है। आज के लेक्चर का लास्ट मेथड होगा। ओहो, गॉस सिडल मेथड। जो गॉस सिडल मेथड है ये कैरल गॉस नामी आदमी था, ठीक है, और वॉन सिडल नामी एक आदमी था, दोनों ने मिलके ये इन्वेंट किया था। ये एक बंदा नहीं है, मतलब गॉस सिडल एक बंदा नहीं है, गॉस कैरल गॉस था और वॉन सिडल था, उन दोनों ने मिलकर ये इन्वेंट किया था। और आप याद रखिएगा आपके पास एमसीक्यू आ जाता होता है कि गॉस सिडल किसकी इंप्रूव फॉर्म है। ये इंप्रूव फॉर्म जैकोबीज की इंप्रूव फॉर्म है। इधर मैं उर्दू में लिख लेती हूँ, ये कलर चेंज कर देते हैं चले, ये जैकोबीज मेथड की इंप्रूव्ड फॉर्म है। मतलब ये उस जैसी है लेकिन उसकी इंप्रूवमेंट है। इसके ना दो नाम है। पहला जो आप इसको कहते हैं लमैन मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। हमारे वहम और गुमान में भी नहीं होता कि ये भी कोई मेथड्स हैं। और दूसरा इसको आप कहते हैं वो मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट था, ये मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट है। सक्सेसिव मतलब जैसे ही मिली फौरन उसको इस्तेमाल कर दो। पहली आइट्रेशन में मिली है तो पहली आइट्रेशन में y की वैल्यू निकालने के लिए फौरन x की जो वैल्यू आई हुई है वो इस्तेमाल कर लो, वेट करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, ये इसके दो नाम है, गॉस सिडल मेथड के लेमन मेथड और मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट इसका नाम होता है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछता है कि गॉस सिडल मेथड बेहतर है या जैकोबिज मेथड बेहतर है, तो आपने ये लिखना है जैकोबिज मेथड से बेहतर है क्योंकि इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस इंप्रूव्ड है। देखिए हमें पूरी की पूरी आइट्रेशन में वैल्यूज को गैस को इस्तेमाल करने के लिए वेट नहीं करना पड़ा, हम साथ 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 लगा रहे हैं और आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या होता है, फास्ट रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसके पॉइंट्स पहले लिख लें, पॉइंट्स बना लेते हैं फिर आपको डिटेल बताते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं मेरे ख्याल में वो आप लिखते भी कौन नहीं होते। ये मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट के लिए वही मैंने कहा है कि अगर आपकी रैंक ए की छोटी हुई किससे, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी से, तो वो डाइवर्ज करेगा, और कन्वर्ज करेगा अगर वो डायगोनली क्या हो जाती है, डोमिनेंट मैट्रिक्स होती है। और डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया A11 ग्रेटर एंड इक्वल टू समेशन I नॉट इक्वल टू J AIJ, ये होना चाहिए। अगर आपने इक्वेशंस को
डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन से अरेंज नहीं किया, जो अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते और हमारा आंसर नहीं निकल रहा होता। ठीक है, इसके कुछ यहाँ पर एडवांटेजेस लिख लेते हैं। एडवांटेजेस में इसकी हर आइट्रेशन फास्ट होती है, ईच आइट्रेशन इज फास्ट। ठीक है, सो फास्टर देन जैकोबीज मेथड। ये जैकोबीज मेथड से फास्ट है। जैसे जैसे वैल्यूज आती जा रही है फौरन आप क्या करते जाएं, यूज करते जाएं। और ये ज्यादा यूजफुल होता है, यूजफुल फॉर स्मॉल सिस्टम्स। अगर आपको 5 या 6 इक्वेशंस दे दी गई है, फिर ये बड़ा जबरदस्त आंसर आपको देता है और इसको प्रोग्राम करना भी आसान होता है। कैलकुलेटर में भी गॉस सीडल मेथड को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो इसके ड्रॉबैक्स है, ऑब्वियसली किसी चीज की प्लस पॉइंट्स होते हैं तो उसकी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली हम लोग ना ड्रॉबैक्स यहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि फेलियर्स कहाँ कहाँ है, ताकि इम्प्रूवमेंट करके नया मेथड इन्वेंट किया जा सके। ड्रॉबैक्स का मतलब ये नहीं है क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिक्स है ये, क्रिटिसिज्म नहीं है। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स का पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं जरूरी होगी तो फिर मसला बन जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से उसने पहले आपको बोल दिया कि यूजफुल फॉर स्मॉल सिस्टम, तो लार्ज सिस्टम के लिए यूजफुल नहीं होता। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज सिस्टम, जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास ज्यादा हो जाए, उसके लिए सुटेबल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कन्वर्जेंस जो होता है ना, इसका कन्वर्जेंस टाइम increases with size of system। और एक और इसका ड्रॉबैक जो जिसकी वजह से हम अवॉइड कर जाते हैं इस मेथड से, वो है इसका स्लो लीनियर कन्वर्जेंस है। मतलब रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका 1 है। स्लो बाइसेक्शन का भी मैंने बताया था लीनियर कन्वर्जेंस है। स्लो लीनियर कन्वर्जेंस रेट। अब ये नहीं कहना कि ड्रॉबैक में लीनियर कन्वर्जेंस इसकी स्लो बताई हुई है। मैंने पहले आपको बताया जैकोबीज और इसकी, अगर इसकी स्लो है, लीनियर है, तो उसकी उससे भी कम है, उसकी पॉइंट्स में है। इसकी अगर रेट ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर है मतलब 1 है, तो जैकोबीज का उससे भी कम है। मतलब दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो गॉस सीडल आपके पास बेहतर मेथड है। लेकिन अगर आप उसको एज अ होल देखें तो गॉस सीडल मेथड के अलावा हमें कोई और मेथड अगर मिल जाता है, जैसे रिलैक्सेशन मेथड्स हैं, तो अगर हम वो लगा लें तो वो इससे भी ज्यादा। बेसिकली न्यूमेरिकल सोल्यूशन का मतलब होता है जल्दी से जल्दी आपको ऐसा सोल्यूशन दे जिसका डायरेक्ट या एनालिटिक आंसर से एरर जो हो कम से कम आए, वो मेथड बेस्ट कंसीडर किया जाता है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स अब आप, मैं उर्दू में बोल रही हूँ, आपने ना इंग्लिश में लिख लेना है, फारसी अरबी जो भी आपकी जुबान है उसमें लिख लीजिएगा। ये जैकोबीज मेथड से बेहतर है, कंपैरिजन किया जाए तो ये बेहतर है क्योंकि इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस उससे बेहतर है। 1 है, लीनियर है और उसका पॉइंट्स में है। ठीक है, इसमें हम जो लेटेस्ट वेरिएबल हमारे पास आता है ना बिलफर्ज, हमने x की वैल्यू निकाली हुई है, जो उसको हमने उसी आइट्रेशन में y की वैल्यू में अगर x इस्तेमाल हो रहा है तो हम फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल की लेटेस्ट वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से इसको मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। और इसमें आप इनिशियल गेस जो होता है वो आप 0 0 0 ले सकते हैं। मतलब ओरिजिन आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल गेस ले सकते हैं।
और ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि डायगोनली डोमिनेंट है, ठीक है। गॉस सीडल और जैकोबियन मेथड किसी भी इनिशियल गैस के लिए कन्वर्जेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका इनिशियल गैस 000 लिया जाए तो ही कन्वर्जेंट है। आप 100 ले लें, आप 01 ले लें। ज्यादातर 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस के साथ ही इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब आपके पास ना यहाँ पे मैंने शायद पहले एग्जांपल नहीं दी, डाइवर्जेंट सिस्टम की एक एग्जांपल कोट करते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये इसकी एग्जांपल दे रही हूँ कि डाइवर्जेंट सिस्टम कैसे बनता है। 1 1 1 विल फर्स्ट, 0 0 -1 0 0 0, और इसको मैंने आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को ये अपेंड किया गया कॉलम, इस चीज को, ये जो मैंने अभी डॉट के बाद लगाया है इसको कहते हैं अपेंड करना। अपेंड क्या किया है, कॉलम अपेंड की है। कॉलम अपेंड किया तो ये एक और नई मैट्रिक्स बन गई है, इसको आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का नाम देते हैं। अगर आप देखें डॉट से पहले पहले ये सारा ए है, इसकी रैंक अगर आप देखें तो नॉन जीरो रोज जो है ना, इसको भूल जाएं, इसकी रैंक आपके पास 2 है। लेकिन जब आप इस सारे को देखेंगे मतलब तो आपके पास नॉन जीरो रोज 3 मिलती हैं। तो रैंक ऑफ ए यहाँ पर आपके पास 2 है, लेकिन रैंक ऑफ ए भी आपके पास क्या है, 3 है। तो ये वाली कंडीशन होगी, इसका मतलब है डाइवर्जेंट तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो सिस्टम आपके पास कन्वर्ज नहीं करेगा। ये सारी की सारी स्टोरी थी आपके पास लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। इस लेक्चर को आपने तहम्मुल मिजाजी से सुनना है। 100 कमेंट्स होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगी, प्राइवेट पब्लिक करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। इतनी ज्यादा मैंने बातें आपके साथ कर ली, मजीद बातें करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इकरा खान को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।